समय को बर्बाद किया, समय तुमको बर्बाद कर। सारे लोग जो भी आए हैं उनके साथ कोई ना कोई परेशानी रही होगी। इफ यू बिलोंग टू बिहार, इफ यू फेस एनी एग्जामिनेशन, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विल कम, दैट इज एमटीआई प्रॉब्लम। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी गिरावटें आ रही है। अगर एक देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना, तो उसकी शिक्षा को बर्बाद करिए। पेशेंट विल बी किल्ड बाय द डॉक्टर। पेशेंट को मारने कोई डॉक्टर ही मार देगा। या कम जानकारी जो है वो और हानि का मतलब कि सूचक होता है। तो क्या आज के स्टूडेंट को मतलब प्लान भी होना चाहिए कोई? हाँ, सरकारी जॉब के साथ साथ रियल में। तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो इंग्लिश के एक बहुत अच्छे टीचर हैं और ये बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, शायद 2007-8 से ही पढ़ा रहे हैं। इनका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है और आज के पॉडकास्ट आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग आज शिक्षा पे बात करेंगे और इंग्लिश जो 10 में नहीं जुड़ रहा है उस पर भी हम बहुत विशेष बात करेंगे और फ्यूचर में इंग्लिश की क्या महत्व है और हमारे बिहार में खास करके तो इंग्लिश बहुत डाउन फॉल है तो उसको हम लोग कैसे ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। तो हम लोग ये सब पूरी सारी बात याद सर से मिल करके करेंगे। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आरडी टॉक के जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आप अपने स्टूडियो में हमको आमंत्रित किए और कुछ कहने का अवसर दिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी आवाज़ है हम दोनों तक नहीं, इससे हमारे जो भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो कि अभी से बहुत पहले निकल ये पढ़कर निकले हैं और इसमें हमारा जर्नी लगभग अब 20 वर्ष पूरा होने को है। तो इस बीच में जो भी विद्यार्थी हमारे निकले उनको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और अभी जो स्टूडेंट हमको देख रहे हैं तो ये मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं, ये शिक्षा के ऊपर कुछ सवाल जो आपका होगा मैं चाहूँगा कि अपना पक्ष में रखूँ। चलिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सर कि बिहार में इंग्लिश और इंग्लिश का आप टीचर भी हैं जी जी तो अगर किसी को इंग्लिश सीखना हो जी जी तो किस प्रकार से इंग्लिश आपसे सीख सकता है? इंग्लिश सीखने के लिए देखिए, अगर आप इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश अगर पूरा बढ़िया से सीखना है तो मैं चाहूँगा कि जैसे विद्यार्थी जब 11-12 में आते हैं तो बेसिकली वो तब शुरुआत करते हैं सीखने के लिए। तो इसकी शुरुआत अगर ये 10th के बाद वो लोग शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से उतना अच्छा इंग्लिश नहीं हो सकता है। नेचुरली रूप से इंग्लिश के लिए जैसे आप मान लीजिए मैथ की शुरुआत होती है, हिंदी की शुरुआत होती है या अन्य भाषाओं को पढ़ते हैं या अन्य विषयों को पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको स्टार्टिंग में ही बच्चों को शुरुआत करवाया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है शुरू में, ABCD वगैरह सब कुछ। यानी छोटे बच्चों को अभी के पेरेंट्स जो भी हैं फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में आकर वो थोड़ा अटक जाते हैं और इसकी वजह आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि सर वही होगा कि शुरुआत से अगर नहीं पढ़ाने पे तो आगे चल के वही तो इंग्लिश का मतलब कि आपको जनरल लाइफ में उसको शामिल करना होगा। और बता रहे थे कि अगर आप इंग्लिश बढ़िया करना चाहते हैं तो अन्य विषय को जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस देना है। इसके लिए अच्छे टीचर की ज़रूरत है, अच्छी किताबों की ज़रूरत है, वोकेबलरी उसका अच्छा होना चाहिए, वोकेबलरी वर्ड मीनिंग वगैरह जो है वर्ड पावर होना चाहिए। और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अच्छे टीचर, अच्छे बुक, अच्छे माहौल या अच्छी शिक्षण व्यवस्था नहीं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि हमको इंग्लिश सीखना है तो फिर अगर आपके अंदर प्यास है तो आप कहीं भी जाकर। स्टूडेंट अपने अंदर जिज्ञासा कैसे लाए पढ़ने का? जिज्ञासा लाने के लिए देखिए, अगर छोटे बच्चे हैं जूनियर क्लास में वो पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा, इंग्लिश का क्या मतलब कि आगे इसका इम्पोर्टेंस है, उनको ये पता नहीं होता है। तो आप जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम बच्चों को उसका इम्पोर्टेंस का एहसास करवाएं ना। उनसे आने ये अंग्रेजी के बिना उनको कौन सी समस्याएं हो सकती है उसको पहले से परिचित करवाया जाए और उसके प्रति उसको इंटरेस्ट डाला जाए।
और बच्चे एक दूसरे को देख कर भी इंस्पायर होते हैं, तब जाकर वो उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। सर जैसे कि आप इंग्लिश पे भी बोल रहे थे कि बच्चे को अंग्रेजी मतलब शुरुआत से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। तो हमारे के पाठक जो है अभी क्या बहुत नियम रूल न्यू न्यू ला रहे हैं, लेकिन उनको अभी इस बात पे गौर नहीं किए हैं कभी कि जो मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस पे बच्चों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? चलिए, ये सवाल मतलब आपका बहुत अच्छा लगा सुनकर, और जिस इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ रहे हैं और बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या खामियां हैं, तो जिस खामी के बारे में मैं भी समझता हूँ, और वो सवाल आप मेरे मुंह का सवाल छीन लिए हैं, तो मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप के पाठक के बारे में बोले कि वो जो शिक्षा में नए नए रूल ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि के पाठक का जो रणनीति है, जो कार्य करने की शैली है, उससे बहुत सारे टीचर नाराज हैं, स्पेशली सरकारी टीचर जो भी हैं। जरा सा मैं क्लियर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद वो लोग ज़्यादा नाराज हैं। वो लोग नाराज हैं, कई लोग मतलब उनको भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन के पाठक का जो रूल रेगुलेशन था उससे मैं भी प्रभावित हुआ था। पिछले साल में मैं बैच चला रहा था, करीब बैच मेरा चल रहा था 10 से 11, उसमें करीब 150 बच्चे थे, और स्टार्टिंग में सब बच्चे आए तो मैंने सोचा कि कम से कम 1-2 महीने पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका एडमिशन लूँगा, और मेरी पढ़ाई अच्छी उन लोगों को लगेगी तो ऑटोमेटिक वो लोग एडमिशन लेंगे। इस बीच के पाठक का फरमान आया कि नहीं, आप स्कूल के टाइम में कोचिंग नहीं चला सकते हैं, जिसके कारण वो बैच बंद करना पड़ा, और 150 में मुश्किल से 15 स्टूडेंट का मैंने एडमिशन लिया था, बाकी सारे के सारे बैच यूं ही चले गए, तो काफ़ी नुकसान हमको झेलना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि के पाठक ने जो ऐसा किया, थोड़ा सा तो हमको बुरा लगा, लेकिन ये एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर है। आने वाले जो हमारे जनरेशन है वो के पाठक को याद करेगा, क्योंकि ये इतने कम समय में जो शिक्षा व्यवस्था पर जो उन्होंने हंटर चलाया है, इसकी सख्त जरूरत है। और मैं पर्सनल नहीं चाहूँगा कि मेरा लाभ हानि हो रहा है, उससे हम किसी व्यक्ति को विलन नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो आफ्टर ऑल देखा जाए तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उसने मतलब कि उसका सुधार किया। तो जब देखिए कुछ सुधार जब आता है, लोग आदी हो गए थे कि नहीं सिस्टम ऐसे ही चलता है, जब बदलाव आया तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो के पाठक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आने वाले जनरेशन सब लोग उनको याद करेंगे, और हम लोग को भी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मेरे नज़र में वो एक विलन नहीं, एक हीरो हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपका था कि बिहार में जैसे अंग्रेजी इंग्लिश जो है क्या बोल रहे थे कि ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, तो मैं इसके पीछे थोड़ा सा दूर जाना चाहूँगा। आप जे देखिए गवर्नमेंट की जो रणनीति है उसमें बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी है उसको इंग्लिश कंपलसरी नहीं रखा है। विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, उनको बहुत खुशी होती है कि चलो सब पेपर पढ़ना, इंग्लिश से तो जान बची। और ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता उसको बहुत ही डैमेज कर रहा है। वो मैट्रिक का जब एग्ज़ाम देने की बात आती है, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है। अब और मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप 2023 का यूपीएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखिएगा। 2023 का one of the greatest examination of the India, and it is the, you can say, this is the well respected job. तो इसमें पिछले साल की बात है, मैं पेपर पढ़ रहा था, और अभी भी आप जो विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं तो वो लोग गूगल पर सर्च करेंगे द रिजल्ट ऑफ यूपीएससी 2023, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, विद्यार्थियों का जो रिजल्ट दिया गया था आफ्टर ऑल इंडिया में 1016, यानी 1016 स्टूडेंट का चयन हुआ था। जरा गौर करने की बात है, बात पर मेरा गौर कीजिएगा। 1016 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, 1016 स्टूडेंट में 48 स्टूडेंट जो था, आफ्टर ऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1016 में 48 स्टूडेंट जो था वो हिंदी मीडियम वाला था। उसमें जो मीडियम जो चुनना होता है, तो उसमें जो हिंदी मीडियम लिए थे पूरे में सोच लीजिए 48 स्टूडेंट मात्र हिंदी मीडियम के थे, जिसमें 18 थे राजस्थान के, 12 थे यूपी के, 9 थे एमपी के, और अपना बिहार का एक था, गुजरात का एक था,
और छत्तीसगढ़ का एक था, ये हिंदी मीडियम वाले थे। अब जरा सोचिए, जो यूपीएससी एग्जाम जो इंग्लिश मीडियम में क्रैक किए होंगे, जो माध्यम रखे होंगे, तो क्या लगता है आपको, यही बिहार बोर्ड वाला जो कि 10 तक मतलब कि इंग्लिश को छुआ तक नहीं। आप बताइए कि उनको उनकी कौन सी समस्या, उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जो विद्यार्थी हाईएस्ट टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि उनको इंग्लिश जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। और मैट्रिक में जो इंग्लिश सरकार अगर कंपलसरी नहीं की है, तो ये कहा जाए कि विद्यार्थियों को विकलांग बनाकर छोड़ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी की असल कहानी इंटर से शुरू होती है, और इंटर के बाद आप इतने आपको भी जानकारी होगी कि कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहेगा, आईआईटीएन बनना चाहेगा, एमबीए करना चाहेगा, या कोई रिसर्च में, बहुत सारे हायर जॉब जो भी हैं। आपको क्या लगता है उसका प्रश्न पत्र क्या हिंदी मीडियम में होते हैं? नहीं, सारे होते हैं अंग्रेजी मीडियम में। तो ये सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है। अगर समय रहते इस पर सुधार नहीं किया जाए, तो आने वाले टाइम में कहा जाए कि ये जो देख रहे हैं स्थिति, ये और बदतर होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ गार्जियन हैं जिनके पास पैसे हैं, जो जो कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनको सरकार की नीति से कोई लेना देना नहीं। वैसे पेरेंट्स अच्छे स्कूल में अभी ही बच्चों को डाल रहे हैं, तो उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि मैट्रिक में जो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो इससे क्या डैमेज है ये सारे लोग जान रहे हैं। तो सर इंग्लिश की और आने वाले फ्यूचर में तो इंग्लिश की और डिमांड बढ़ती जाएगी जी। यस, तो उसका तो महत्व और बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से गार्जियन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और हमारे से कि मैं एक बार देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट से मैं बात किया था कि इंग्लिश आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन्होंने बता रहा था कि मैं तो रेलवे का जॉब करूँगा, और रेलवे में खास करके इंग्लिश है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है मतलब? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि जैसे इंग्लिश के प्रति विद्यार्थी लोग जो इतने उदासीन हैं, कहना आपका ये है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सारा कुछ आप गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। सरकार की जो नीतियां होती है वो अपने हिसाब से चलाती है। पर्सनल हमारा क्या बेनिफिट होगा, हमको कौन से फील्ड में जाना है, वो चयन हमको खुद करना होगा। पेरेंट्स बच्चों को, सारे पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे मेडिकल में जाए, इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे जॉब लें। तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर ऐसे फील्ड में हम अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना है। वो गवर्नमेंट पर पूरा डिपेंडेंट नहीं उनको होना चाहिए। उनको खुद, उनको जो सही रास्ता होना चाहिए, उधर बच्चों को अपने आप वो मोड़े। और बच्चे जैसे ही मैच्योर होते हैं, उनको भी चाहिए। अब इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जनरल जो हम लोग लाइफ जीते हैं ना, उसमें भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आप बैंक जाते हैं, सारा कुछ इंग्लिश में। आप मोबाइल खरीदते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, सारा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। आप इवन कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ कि आपको इंग्लिश के बिना आप काम कर सकते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंस को आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद देखना होगा। और आप अगर बाय दी वे गार्जियन लोग अगर इसमें असफल रहे, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि उनके बाद का जो जनरेशन है, उनमें थोड़ा सा मतलब कि उनको ऐसा दिक्कत नहीं हो, इसके लिए वो शुरू से रणनीति बनाए। और बच्चों को भी चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस को समझे। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं कि इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं जी, और वो रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक। लेकिन और वो बोल नहीं पाते हैं। और आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी करवाते हैं, तो स्टूडेंट मतलब बोलने कैसे सीखे? देखिए, अंग्रेजी जैसे बोलने की बात है ना, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों की चाह होती है कि हम अंग्रेजी बोलें ना। और अंग्रेजी बोलना ये जस्ट लाइक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो आप आज के एजुकेशन में, जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर का एजुकेशन नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कहीं भी अगर जॉब लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये कम्युनिकेशन स्किल में नंबर 1 पर इंग्लिश आता है, इसके बिना आप अधूरे हैं। तो आपका कहना था कि अगर कोई बोलना चाहे तो क्या करेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी आप एकाएक बोलना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होगा, इसका स्टेज है। सबसे पहले आपको रीडिंग करना होगा, आपको पढ़ना है। रीडिंग के बाद राइटिंग, आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं उसको लिखिए। रीडिंग के बाद राइटिंग हो गया। राइटिंग के बाद आ गया लिसनिंग, आपको सुनना भी इंग्लिश है। अब लिसनिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है।
अगर इफ यू हैव एटलीस्ट 4 पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपका एक सिंबल है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपको स्टेज बाय स्टेज काम करना पड़ेगा। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको स्टेज बाय स्टेज आपको चलना पड़ेगा। हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, उसके लिए अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। जैसे आप अंग्रेजी अगर आप कोई पर्सनल हमसे सीखना चाह रहे हैं, एक बच्चे को अगर कोई पेरेंट्स बोले, पिछले दिनों एक कोई पेरेंट्स हमको बोले थे कि आप जो है इंग्लिश यहाँ पर आप मेरे घर में आके पढ़ा दीजिए, आप जो कुछ कहिएगा, जो पैसा वैसा लेना है हम दे देंगे। मुझे देखिए पैसा मायने नहीं रखता है। तो लेकिन नहीं सर, हम समझ रहे हैं कि आप बैच में पढ़ाते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले ये। तब मैंने उनको समझाया कि देखिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है तो कम से कम उसको ग्रुप में आना पड़ेगा। अगर एक बच्चे के साथ आप बैठे, आप मेरे साथ बैठे हैं, तो मेरे पास जो वर्ड पावर है और उनके पास है, बस यही एक्सचेंज होगा। अगर 10 स्टूडेंट हैं, अगर मैंने कोई टॉपिक दिया कि उस पर आप वर्क करके आइए, जैसे डिबेट उसमें होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो सारे बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होता है, उनका वर्ड वर्ड डिफरेंट होता है, उसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पूछने का तरीका, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग होता है। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आप अच्छे स्पीकर अगर बनना चाहते हैं तो एक के साथ बैठिएगा तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते।